हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का साइंस का टॉपिक मोशन, जिसके अंदर पहला सब टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। यही टॉपिक आपको आगे 11th में भी आएगा और डिटेल में आएगा, परंतु इसका बेसिक जो है वो 9th क्लास में है, इसलिए इसको यहाँ समझना बहुत जरूरी है। बच्चों, आप सब लोगों ने संसार में ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट पे भी देखा है, मोशन में भी देखा है। अब हम कैसे कहें कि कौन रेस्ट में है और कौन मोशन में है? जैसे एक उदाहरण लीजिए कि एक टेबल है, एक रूम के अंदर एक टेबल पड़ी है, टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है। अब आप रूम के अंदर बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि टेबल भी वहीं पड़ी है और वो बुक भी उसके ऊपर पड़ी है। तो आपकी नजरों में वो बुक रेस्ट पे है या मोशन में है? आपकी नजरों में तो रेस्ट में है। ठीक, अब आप थोड़ी देर के लिए मान लिए कि आप चंद्रमा पे चले गए। कैसे जाओगे? आजकल तो संभव है, अपोलो मिशन ने इसको संभव कर रखा है। आप चंद्रमा पे, मून पे जाके बैठ गए। जब आप मून पे जाके बैठ जाते हो और आप देख रहे हो कि अर्थ मूव कर रही है, अर्थ के ऊपर आपका जो रूम है वो रूम भी मूव कर रहा है, रूम के अंदर जो टेबल है वो टेबल भी मूव कर रही है, और टेबल के ऊपर जो बुक है वो बुक भी मूव कर रही है। तो वो तो बुक तो मूव कर रही है। थोड़ी देर पहले आप जब रूम के अंदर बैठे थे तो आपने कहा कि बुक तो रेस्ट पे है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, आप रेलगाड़ी में जा रहे हैं, रेलगाड़ी में रेलगाड़ी ट्रेन जो है मोशन में है, आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं। अब आप ट्रेन के बाहर की ओर देखते हैं तो ट्रीज, पोल्स जो भी आते हैं, आपको लगता है कि सब पीछे की ओर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो मूव कर कौन रहा है? क्या ट्रीज या पोल्स मूव कर रहे हैं या आप मूव कर रहे हो? आपके लिए तो ट्रीज मूव कर रहे हैं। और एग्जांपल लीजिए, आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं, ट्रेन खड़ी है स्टेशन के ऊपर, फिर भी आपको कभी कभी लगता है कि वो चल रही है, क्योंकि दूसरी साइड की दूसरी ट्रेन चल रही होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप वाली ट्रेन चल रही है। यदि दो ट्रेनें खड़ी है, आप एक ट्रेन में बैठे हो, वो ट्रेन रेस्ट में है, स्टेशनरी है, वो स्टेशन के ऊपर खड़ी है, परंतु दूसरी ट्रेन जो है जब चलना शुरू होती है तो आपको लगता है कि आपकी ट्रेन भी मोशन में है। तो बात आती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और कौन सा मोशन में है, इसको डिसाइड कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि यदि एक ऑब्जेक्ट समय के साथ में विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम कहते हैं कि वह मोशन में है, और यदि टाइम के साथ में विद रिस्पेक्ट टू टाइम वह अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वह रेस्ट पे है, या हम कहते हैं कि वो स्टेशनरी है। तो पहली बात तो आई कि रेस्ट और मोशन को तय करने के लिए पोजीशन और टाइम, इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पोजीशन की जरूरत पड़ेगी और टाइम की जरूरत पड़ेगी। अब बात यह है कि पोजीशन को कैसे तय किया जाए। तो इसके लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को तय करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि एक ऑब्जेक्ट है, वो यहां ए पॉइंट पे खड़ा है, एक ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट पे खड़ा है और वह यहां से यहां बी पॉइंट तक आता है। टाइम लेता है, मान लीजिए 2 सेकेंड टाइम लेता है, और ये डिस्टेंस कवर कर लेता है, मान लीजिए 5 मीटर। अब ऑब्जेक्ट ए से रवाना हुआ और पॉइंट ए से रवाना हुआ, पॉइंट बी तक पहुंचा, कुछ वह दूरी चला और कुछ उसने समय लिया। तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ए से बी तक चूंकि चला है, ए से बी तक गया है, तो इसने मोशन किया है, इसमें ये गति में था और इसने यहां से यहां तक दूरी तय की है। अब बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, ट्रेन में आप बैठे हो, आपके पास में एक आदमी बैठा है, उसको यदि पूछा जाए कि बताओ भाई मैं रेस्ट में हूं मोशन में हूं, तो वो आपको कहेगा कि आप तो रेस्ट में है।
कई दफे आप लोगों ने फिल्मों में सीन भी देखा होगा कि चलती ट्रेन के अंदर रॉबर्स घुस जाते हैं और पिस्तौल दिखा के कहते हैं कि सीधे खड़े हो जाओ, कोई हिलेगा नहीं, यानी कि सब स्टेशनरी होंगे, कोई सब रेस्ट पे हो जाएंगे। तो उसकी नजरों में तो वो सारे रेस्ट पे ही है, मूव कर ही नहीं रहे। कई दफे हम अपने अपर बर्थ पे जो है सूटकेस रख देते हैं। अब हम देखते हैं सूटकेस को कि सूटकेस रेस्ट में है, मोशन में है, तो हमें जब अंदर बैठे हैं ट्रेन में तो हमें तो वह जो है रेस्ट में नजर आता है, जब तक कि ट्रेन को कोई ब्रेक ना लगे और सूटकेस खिसक नहीं जाए तब तक। ओवरऑल बात यह है कि किस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पे कहेंगे, किस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहेंगे, इसके लिए तय होगा कि यदि टाइम के साथ में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो वह है मोशन में, और टाइम के साथ में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वह है रेस्ट में। अब बात आती है कि उसकी पोजीशन को कैसे डिसाइड किया जाए। टाइम तो ठीक है, घड़ी हमने चालू की, टाइम देख लिया। अब पोजीशन को तय करने के लिए हमें एक रेफरेंस बॉडी की जरूरत पड़ती है। एक रेफरेंस बॉडी की जरूरत पड़ती है। जैसे एक ट्रेन एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरे पॉइंट तक चलती है, तो जो पहला पॉइंट, जैसे जोधपुर से रवाना हुई और बीकानेर पहुंची, तो रेफरेंस बॉडी जो है, रेफरेंस पॉइंट जो है वो हमने ले लिया कि जोधपुर स्टेशन। अब समय के साथ में ट्रेन जोधपुर स्टेशन से कितनी दूर गई या बीकानेर पहुंची तो कितने समय में पहुंची, तो हम कहेंगे कि वह ट्रेन रेस्ट में थी या मोशन में थी। यदि वह ट्रेन रवाना ही नहीं हुई, जोधपुर पे ही खड़ी है, समय के साथ में अभी टाइम स्टार्ट किया तो भी जोधपुर स्टेशन पे, और फिर घंटे पर बाद देखा तो भी जोधपुर स्टेशन पे, यानी वह रेस्ट में है। और यदि हम कुछ समय बाद देखते हैं और ट्रेन जोधपुर स्टेशन से कुछ आगे निकल जाती है तो हम कहते हैं कि यह मोशन में थी। तो रेफरेंस बॉडी की हमें जरूरत पड़ती है कि हम किसके रिलेटिव में कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या किसके रिलेटिव में है, वो जो है मोशन में है या स्टेशनरी है। बात यह है कि रेस्ट और मोशन ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन जो है ये पॉसिबल ही नहीं है। ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल है, ना एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल है। ये सारी एक दूसरे के रिलेटिव में होती है। ये एक दूसरे के रिलेटिव होती है कि जो ऑब्जर्वर है वो कहां बैठा है। ट्रेन के अंदर एक आदमी बैठा है और ट्रेन के अंदर ही दूसरा आदमी बैठा उसको देख रहा है, यानी ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर है, तो उसके लिए वो दूसरा वाला आदमी जो है, जो पहला आदमी था, वो रेस्ट पे है। ट्रेन के बाहर एक आदमी खड़ा है और वह ट्रेन के अंदर बैठे हुए आदमी को देख रहा है, और यदि ट्रेन चल रही है तो उसके लिए ट्रेन के अंदर बैठा आदमी मोशन में है। यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, इसके लिए हमें एक रेफरेंस बॉडी की जरूरत पड़ेगी कि हम किस रेफरेंस बॉडी के रिलेटिव में ये तय कर रहे हैं कि वह मोशन में है या रेस्ट में है। अब रेफरेंस बॉडी को कैसे फिक्स किया जाए कि ये रेफरेंस बॉडी है, वो हम अपने कन्वेंट के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, जो अपने को सुविधा है उसके अनुसार तय कर सकते हैं कि ये रेफरेंस बॉडी है, ये रेफरेंस पॉइंट है, वो हम तय कर सकते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस बॉडी को फिक्स करने के लिए कि ये रेफरेंस पॉइंट है या ये रेफरेंस बॉडी है, हमें मैथमेटिक्स की थोड़ी सी जानकारी चाहिए। कार्टेशियन सिस्टम जो है, कोऑर्डिनेट्स का जो सिस्टम है, इसमें एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके द्वारा हम किसी बॉडी की पोजीशन को फिक्स करते हैं। तो रेफरेंस बॉडी की पोजीशन को फिक्स करने के लिए, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ रेफरेंस बॉडी, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ रेफरेंस बॉडी, वी यूज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये आपके मैथमेटिक्स का है। आप लोगों ने कुछ पढ़ भी रखा होगा, कुछ मैं अभी बता देता हूं, बाकी आप डिटेल में जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे आपको समझ में आता रहेगा। तो
बात क्या चल रही है? बात चल रही है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। इसको तय करने के लिए हमें कोई रेफरेंस बॉडी की जरूरत पड़ेगी कि इस रेफरेंस बॉडी के रिलेटिव में टाइम के साथ में यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वह मोशन में है, और इस रेफरेंस बॉडी के रेफरेंस में यदि वह ऑब्जेक्ट टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो हम कहते हैं कि वह ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या स्टेशनरी है। अब रेफरेंस बॉडी की पोजीशन को फिक्स करने के लिए जरूरत पड़ती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अभी 9th क्लास के स्तर से आपको मैं थोड़ा सा इतना ही बताऊंगा कि स्पेस में किसी भी पॉइंट को, स्पेस जैसे ये मैंने मार्कर को यहां रख दिया ऐसा, इसकी स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हमें लोकेट करना है कि वो कहां पे है, जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर में एक्सेल शीट सबने देखी है, एक्सेल शीट के अंदर रोज होती है और कॉलम्स होते हैं। यदि हमें कोई एक सेल विशेष, एक सेल को लोकेट करना हो तो हम कहते हैं इतनी रो और इतना सेल, सॉरी इतना कॉलम। जब हम उतनी रो उतना कॉलम में देखते हैं, जैसे ये आपको पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे, यदि मुझे इसकी पोजीशन को तय करना है कि ये कहां पे है तो मैं कहूंगा ये सेकंड तो रो है और ये सेकंड ही कॉलम है। यदि मुझे कहा जाए कि इसकी पोजीशन को बताओ ये कहां पे है तो मैं कहूंगा ये जैसे फर्स्ट रो थी, सेकंड, ये थर्ड रो हो गई, इधर वाली तो हो गई रो और इधर वाले होते हैं कॉलम। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि ये थर्ड रो का और फोर्थ कॉलम जहां मिलता है वहां इसकी पोजीशन यहां है। तो आप लोगों ने ये कंप्यूटर में जो है देखा होगा कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी की पोजीशन को लोकेट किया जाता है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या है कि 3 एक्सिस मानी गई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं ओरिजिन। वो पॉइंट जो है वो ओरिजिन होता है, और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब ये तीनों कैसे होती है ये देखिए, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये इनके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस। ये हमने एक प्लेन पे बनाया है, जबकि एक्चुअल में ये जेड एक्सिस जो है वो यूं प्लेन के बाहर की साइड में या प्लेन के अंदर की साइड में ये बाहर की ओर यूं आई हुई है। अब इनकी डायरेक्शंस भी होती है। यदि ओरिजिन से हम इस साइड में आते हैं तो ये एक्स पॉजिटिव है, ओरिजिन से हम इस साइड में जाते हैं तो ये वाई पॉजिटिव है, और ओरिजिन से यदि हम आगे आए हुए हैं तो ये पोजीशन जेड एक्सिस है। और ठीक इनकी रिवर्स वाली पोजीशन जो है वो नेगेटिव होती है। उसको भी हम आगे थोड़ा सा और साइन कन्वेंशन में जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में बताएंगे। यानी यहां पे यदि कोई पॉइंट है, यदि ये पॉइंट है कोई पी और इसकी पोजीशन को हमें फिक्स करना है तो हम कहेंगे कि यह पॉइंट ये जो है एक्स एक्सिस से कितना दूर है, कि ये इतना तो जो है ये एक्स एक्सिस से दूर है तो इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये एक्स, ये वाई एक्सिस से कितना दूर है तो इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए वाई, और ये जेड एक्सिस से कितना दूर है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये जेड। अब इसका जो है आप कैसे लोगे तो देखो, ये इस साइड में यूं आ रहा, ये इस साइड में जो है ये आगे हो, ये पॉइंट मान लीजिए यहां पे है, जैसे ये पॉइंट यहां पे है तो जेड एक्सिस से इसकी डिस्टेंस आप निकाल सकते हो कि एक्स एक्सिस से कितनी है, वाई से कितनी है और जेड से कितनी है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई और जेड, इसके कोऑर्डिनेट्स है। ये कार्टेशियन सिस्टम मैंने इसलिए बताया कि हम आगे बार बार जब कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, इस रेफरेंस बॉडी की जो है, जो हम रेफरेंस बॉडी मान रहे हैं, इसकी पोजीशन को हम कैसे फिक्स करेंगे कि इस कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट से फिक्स करेंगे। और भी डिटेल में आगे बताएंगे इसको, जब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो इसको डिटेल में और आपको बताया जाएगा। अभी जो हमने पढ़ा उसके अंदर सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स है। कोई एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन कभी नहीं होता है। रेस्ट और मोशन के लिए हमें एक रेफरेंस बॉडी की जरूरत पड़ती है। बिना रेफरेंस बॉडी के हम कह नहीं सकते कि ऑब्जेक्ट कहां से रवाना हुआ या कहां पे खड़ा है।
रेफरेंस बॉडी की पोजीशन को फिक्स करने के लिए हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, जो कि स्पेस में एक्स, वाई और जेड तीन कोऑर्डिनेट्स के द्वारा उसकी पोजीशन को फिक्स करता है। अब बात आती है कि ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब हम रेफरेंस बॉडी के साथ में जोड़ देते हैं, तब हम कहते हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो यहां बैठा देख रहा है। जो ऑब्जर्वर जहां बैठ के देखता है उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यह है कि ऑब्जर्वर कहां बैठा है। ऑब्जर्वर कौन? जो ये तय करेगा कि सामने वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे है, इसको डिसाइड करने वाला जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है वो ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर कहां बैठा है? यदि ट्रेन चल रही है और ट्रेन के अंदर एक आदमी को हमें ऑब्जर्व करना है कि भी ये रेस्ट में है, मोशन में है, और ऑब्जर्वर भी ट्रेन के अंदर ही बैठा है, तो उस ऑब्जर्वर के लिए दूसरा वाला आदमी रेस्ट में है। यदि ऑब्जर्वर बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो उस प्लेटफॉर्म पे खड़े ऑब्जर्वर के लिए ट्रेन में बैठा आदमी जो है वो, यदि ट्रेन मोशन कर रही है तो वो मोशन में है, ट्रेन यदि खड़ी है तो वो रेस्ट में है। यानी ऑब्जर्वर कहां बैठा है उस पोजीशन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, कि ऑब्जर्वर कहां बैठा है। ऑब्जर्वर कहां बैठा है, इस बात को, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे तय होता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ में जब हम रेफरेंस बॉडी को फिक्स कर लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा जब हम किसी रेफरेंस बॉडी को फिक्स कर लेते हैं, तो वो फिक्स किया हुआ रेफरेंस बॉडी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके 9th के लेवल में तो केवल ये टर्म फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है, परंतु जैसे आप थोड़ा सा आगे जाओगे 11th क्लास में, तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनकी डिटेल आपको हम 11th में बताएंगे, परंतु आपको जानकारी होनी चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने होते हैं। अब इनर्शियल किसे कहते हैं और नॉन इनर्शियल किसे कहते हैं, इसकी बेसिक डेफिनेशन बताऊंगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट पे हो या मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी हो। अब आप कहोगे कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी भी इसमें आएगा। ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसे कहते हैं जो एक्सीलरेशन के साथ में मूव कर रहा हो, मोशन विद एक्सीलरेशन। अब आपके सामने 3-4 टर्म्स नई आ गई है। देखो आज की नई टर्म्स में सबसे पहली टर्म्स आई आपके पास रेस्ट और मोशन की, इनके अंदर ये आपके लिए नई टर्म्स है। इसके बाद में पोजीशन और टाइम, कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, इसको तय करने के लिए हमें उसकी पोजीशन और उसका टाइम की जरूरत पड़ती है। इसके बाद में एक टर्म है रेफरेंस बॉडी, जिसके रिलेटिव में हम ये तय करेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, या विद रेस्पेक्ट टू अपनी वो बॉडी, अब विद रेस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है। इसके बाद आया कि कोई भी रेस्ट या मोशन जो है एब्सोल्यूट नहीं होती है। एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण रूप से वस्तु रेस्ट में है या पूर्ण रूप से वो जो है मोशन में है, ये नहीं है, ये केवल रिलेटिव टर्म है। इसके बाद में टर्म आती है रिलेटिव टर्म। इसके बाद नई टर्म है आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसका काम होता है स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फिक्स करना। और जब रेफरेंस बॉडी को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा फिक्स कर लेते हैं कि इसकी पोजीशन ये है, उसको हम कहते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां ऑब्जर्वर बैठ के ऑब्जर्वेशन करता है उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के हैं, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल या तो रेस्ट में होता है या मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये टर्म हम अभी इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है। रेस्ट आपने अभी देख लिया। नॉन इनर्शियल वो होते हैं जिसमें मोशन विद सम एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन टर्म क्या है ये भी अभी हम नेक्स्ट
वीडियो में पढ़ेंगे कि एक्सीलरेशन टर्म क्या होता है। अभी तक हमने टर्म पढ़ी है रेस्ट और मोशन, ये दो टर्म है, ये हमने अभी पढ़ी है। अब आते हैं बात कि रेस्ट तो ठीक है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो समय के साथ में टाइम विद रिस्पेक्ट टू किसी रेफरेंस बॉडी के साथ अपनी कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, और तो हम कहते हैं कि वह रेस्ट में है। परंतु यदि मोशन में है तो बात आती है कि वह किस पाथ में चल रहा है। यदि एक मोशन आदमी कर रहा है या एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वह कोई न कोई पाथ कवर करेगा, किसी न किसी रास्ते में जाएगा। हो सकता है वह सीधा चला जाए, हो सकता है कि वह टेढ़ा मेढ़ा जाए। तो एक टर्म आएगी आपके लिए ट्राजेक्ट्री। इसका मतलब है पाथ फॉलो। ट्राजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ। और आपके लिए नई टर्म भी है ट्राजेक्ट्री की जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसकी ट्राजेक्ट्री क्या है, यानी उसका पाथ क्या है। अब ट्राजेक्ट्री के आधार पर मोशन को हम अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। ट्राजेक्ट्री उसकी क्या है, ट्राजेक्ट्री क्या है, उसके अनुसार हम बांटते हैं। तो इसके लिए हो सकता है कि ट्राजेक्ट्री उसकी ट्रांसलेटरी हो, रोटेटरी हो और ऑसिलेटरी हो। प्रमुख रूप से तीन तरह की मोशन एक ऑब्जेक्ट कर सकता है। इसके बाद में कुछ और भी है जिसके अंदर रोटेटरी और ट्रांसलेटरी दोनों मिक्स भी होती है, वो अपन आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसका जो पाथ है वो ट्रांसलेटरी भी हो सकता है, रोटेटरी हो सकता है, ऑसिलेटरी भी हो सकता है। आपके ये दोनों अभी सिलेबस में पूरी तरीके से नहीं है। यदि कहीं नाम आया इसका तो मैं आगे बता दूंगा इसका। अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी मोशन केवल। ट्रांसलेटरी मोशन का क्या मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो चल रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है ऑब्जेक्ट जो चल रहा है वो अपना ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रहा है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर चल रहा है तो मार्कर दो तरीके से चल सकता है। एक तो बिल्कुल यूं सीधा, ठीक है, एक तो बिल्कुल सीधा चल सकता है। दूसरा ये मार्कर ये यूं लहराता हुआ भी चल सकता है, जैसे वो ऐसा भी चल सकता है। ये मार्कर ये यूं भी चल सकता है, ये मार्कर यूं गोल भी घूम सकता है। परंतु ये मार्कर जो है ना ऐसे यूं अपनी ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेगा। ये यूं है तो हर जगह ये यूं ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये यूं चल रहा है, एक तो देख लो, और दूसरा ये यूं चलता चलता ये यूं हो गया, ये नहीं। ये बिल्कुल अपना जैसा ओरिएंटेशन इसका इनिशियली था वैसा ही ओरिएंटेशन इसका रहना चाहिए। चाहे वह सीधा चले, चाहे वह कर्व में चले, चाहे वह और किसी तरीके से चले, परंतु इसका ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। इसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन जो है उसके अंदर आता है एक रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा आता है कर्वीलिनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट अपनी ओरिएंटेशन चेंज नहीं करता है, जैसे उसका ओरिएंटेशन शुरू में था वैसे ही वो चलता है। यानी ऑब्जेक्ट का हर पार्टिकल, ऑब्जेक्ट का जैसे ये ऊपर का ब्लैक पोर्शन हो, चाहे ये नीचे का ब्लैक पोर्शन हो, चाहे बीच का व्हाइट पोर्शन हो, ये टाइम के विद रिस्पेक्ट में हमेशा सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा। रेक्टिलिनियर मोशन यदि ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी लाइन में चल रहा है, ऑब्जेक्ट यदि एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो हम कहते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन। और कर्वीलिनियर के अंदर मोशन कर्व में चल सकता है। अब कर्व मैंने बताया कि कर्व किसी भी तरीके का हो सकता है। कर्व यूं एक लहर की तरह भी हो सकता है, कर्व जो है थोड़ा यूं जैसे हम आकाश में पत्थर फेंकते हैं उस हिसाब से भी हो सकता है। कर्व जो है एक सर्कुलर भी हो सकता है, कर्व जो है वो सर्कुलर भी हो सकता है। तो रेक्टिलिनियर मोशन जो है ये होता है स्ट्रेट लाइन में। इसको हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं, यानी रेक्टिलिनियर मोशन हमेशा वन डायमेंशनल मोशन ही होगा। कर्वीलिनियर मोशन के अंदर जो है ये सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, ये पैराबोलिक मोशन भी हो सकता है,
यानी एक प्लेन पे मोशन होगा या 3D में भी हो सकता है। तो ये कर्वीलिनियर मोशन जो है 2D में भी हो सकता है और 3D में भी हो सकता है। सर्कुलर मोशन की केवल डेफिनेशन 9th के कोर्स में है और बाकी ये इनकी तो और 11th के अंदर इनकी पूरी डेप्थ में स्टडी है। 11th में जब आप पढ़ोगे तो ये सर्कुलर मोशन और पैराबोलिक मोशन को बहुत डेप्थ में पढ़ोगे। अभी केवल इनकी डेफिनेशन आपको पढ़नी है। तो ओवरऑल जो आपका रेस्ट एंड मोशन जो चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन था वो यहाँ पूरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है, उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी ये क्या होती है, इसके बाद में एक्सीलरेशन ये क्या होता है, और फिर ग्राफ के द्वारा किस तरीके से इनको हम शो कर सकते हैं, और लॉ ऑफ मोशन जो है उनको भी हम देखेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन भी हम इसमें थोड़ा सा स्टडी करेंगे। थोड़ा पोर्शन है, सारा बेसिक है, बाकी डेप्थ में सारा 11th में है, परंतु बेसिक सारा आपका यहाँ होता है। आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।